Welcome to GS Quick Learning. So the today topic is principle of management. Okay. Firstly हम करेंगे meaning of management. Management is the process of planning, decision making, organizing, leading, motivation and controlling the human resources, financial, physical and information resources of an organization to reach its goal and efficiently, effectively. Okay. सो मेन पर्पज़ क्या है इसका, जो मैनेजमेंट है, वाई वी मैनेज समथिंग टू अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड टारगेट्स. ओके. इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स को हम ऐसे यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सो दैट्स वी विल अचीव देयर आवर ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड द एफिशिएंटली वे. ओके. So there are 14 principle of management which is given by the Henry Fayol. फर्स्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एमोरेशन, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, इनिशिएटिव, स्प्रेड द कॉर्प्स. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन ऑफ वर्क. Division of work means accordingly a work is given only a particular work to do. इसमें कहते हैं कि जब हम डिवीज़न वर्क जो होता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर देते हैं बिटवीन दी वर्कर. सो उसमें क्या होता है कि उनको पता होता है कि हमारा टास्क क्या है, वो अपने टास्क कंप्लीट करते हैं. इससे वो क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं जब वो बार बार अगेन एंड अगेन वही टास्क जो है परफॉर्म करते हैं. इनसे उसमें स्पेशलाइजेशन की क्वालिटीज़ पैदा होती हैं और उनकी स्किल्स जो होती हैं इंक्रीज़ होती है और बेटर एफिशिएंसी होती है, जिसके साथ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दे विल बी बिकम दी मोर एफिशिएंट और हाई परफॉर्मर. ओके. सो सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है अथॉरिटी. अथॉरिटी का मीन सिंपली क्या होता है, इट इज़ अ राइट टू डायरेक्ट टू गेट द वर्क डन. अथॉरिटी मीन्स राइट. ओके. The authority is given to execute responsibility and responsibility is accountability of authority. इसमें क्या कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो अथॉरिटी है ना वो हम कैसे फुलफ़िल करते हैं जब हमारे अब जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी जिम्मेवारीज है, वो हम कैसे फुलफ़िल करते हैं जब हमारे पास अथॉरिटी होती है. तो सिंपली इट सेज दैट कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशन है वो एक साथ चलता है. ओके. सो ये कहता है कि मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव. मैनेजर जो है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू गिव ऑर्डर्स, बट दे मस्ट ऑल्सो कीप इन माइंड दैट विद द अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो वही उसको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जो करने की उसको अथॉरिटी भी दी गई हुई है. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में क्या है, डिसिप्लिन मीन्स एक रूल्स है और रेगुलेशंस है जो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने होते हैं. ठीक है. जो उसमें कहता है, हेनरी फॉल इसमें कहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्कर काम कर रहे हैं वो एक डिसिप्लिन से करें, सो दैट दे कैन अचीव बेटर परफॉर्मेंस आउटपुट. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड. एम्प्लॉय शुड हैव वन डायरेक्ट सुपरवाइजर. हाँ, इसमें क्या गया है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. जो कमांड्स दी जाती हैं, जो डायरेक्शन कमांड्स दी जाती हैं, जो काम दिया जाता है सिर्फ एक सुपीरियर ही देगा अपने वर्कर्स को, सो दैट कि दे कैन कन्फ्यूज़. ओके. जब बहुत सारे सबॉर्डिनेट अपने वर्कर को काम देंगे तो वर्कर जो होता है कंफ्यूज हो जाता है. ठीक है. वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता. सो इसमें कहते हैं कि ओनली वन सुपीरियर होना चाहिए सो दैट तो वो जो ऑर्डर दे और एम्प्लॉय है जो उनसे रिसीव करे ओनली वन सुपीरियर, सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट विल बी अराइज. ओके. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ये भी सेम है कि देयर शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. वन हैड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी. जो एक ही प्लान सबको दिया जाना चाहिए और एक ही हेड है उसको एक ही प्लान दिया जाना चाहिए. ये नहीं कि एक ही हेड में सबको डिफरेंट प्लान बता दिए जाए, सो दैट दे विल बी कन्फ्यूज. ओके. सो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन.
One manager should be direct to all the worker in one head. Okay, so they can properly coordinate with each other. And the next point is the subordination of individual interest to the general interest. The interest of one employee should not be allowed to become more important than those of group. इसमें जो कहते हैं कि वाइल एवरी एम्प्लॉय इज वर्किंग विद हिज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो एक तरफा तो उसके उसमें अपना इंटरेस्ट होता है उनका कि हमको सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, हम इनकम अच्छी अर्न करें, ये तो अपना इंटरेस्ट होता है। देयर विल बी एन ऑर्गेनाइजेशनल, बट उसके साथ साथ उसका वो जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है वो भी उसके साथ कंबाइन होना चाहिए, कोऑर्डिनेट होना चाहिए, सबॉर्डिनेट मिला होना चाहिए कह सकते हैं। तभी उसका जो पर्सनल गोल था, पर्सनल गोल मैंने क्या बताया था कि उसकी इनकम ज़्यादा हो, उसकी सैलरी ज़्यादा हो, वो तभी ज़्यादा हो पाएगी जब वो एफिशिएंस वे से काम करेगा और परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेगा, सो दैट दे कैन अचीव मोर इनकम, मोर वेजेस। सो इस तरह से कहते हैं कि क्या करना है कि सबॉर्डिनेट करना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट को। इंडिविजुअल मीन्स पर्सनल इंटरेस्ट जो है वर्कर का, उसको जनरल मीन्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशन का, उसके साथ जोड़ना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स क्या होता है? रेम्यूनरेशन मीन्स होता है वेजेस जो विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉयज़। ओके, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन डिपेंड ऑन द फेयर रेम्यूनरेशन फॉर एवरीवन। इसमें ये कहते हैं कि जो रेम्यूनरेशन है वो एवरी स्टाफ को फेयर वे से पेयर करना चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, जिस उसके काम के हिसाब से उसको प्रॉपर जो रेम्यूनरेशन है, जो वेजेस है वो दे देना चाहिए। उसके साथ साथ ही हमें उसके फाइनेंशियल तो हम दे ही रहे हैं, फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट भी देने चाहिए। ओके, बोनस वगैरह, फेयर वगैरह भी देने चाहिए उसे। सो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसका पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है? इफ़ द टॉप लेवल पर्सन हैज़ द फुल पावर इट विल बी कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कि जब एक ही पर्सन जो है टॉप लेवल का, कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी वगैरह जब 3 लेवल होते हैं हमारे पास, टॉप लेवल, मिड लेवल एंड लोअर लेवल। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। जो टॉप लेवल होता है वो ही सारे डिसीजन जब लेता है, उसके पास फुल पावर है, वो किसी को नहीं देता पावर, वो सारे प्लान पॉलिसी ऑल द डिसीजन आर टेकन ओनली बाय द टॉप लेवल मैनेजर और पर्सन। सो उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। सो हेनरी फॉर्ड कहता है कि जब हमारे पास सेंट्रलाइजेशन होगा, एक ही पर्सन सारे डिसीजन लेगा, तो सबको पता होगा कि हमें डिसीजन कहाँ से आएंगे, किसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, सबको पता है डिसीजन ऊपर से आने हैं, और जब भी हम कोई अकाउंटेबल आंसरेबल होंगे तो हम ऊपर वालों को ही आंसरेबल होंगे, उनको ही जवाब देंगे अपने काम का और अपनी परफॉर्मेंस का। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन इट मीन्स की लाइन ऑफ अथॉरिटी। जो हमें कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कम्युनिकेशन दैट इज ऑर्डर द इंस्ट्रक्शन शुड बी सेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द लाइन ऑफ अथॉरिटी। देयर आर 3 लेवल, आपको बता के हटी हूँ, टॉप लेवल, मिड लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिड लेवल एंड लोअर लेवल। जब टॉप लेवल है जो उसने उसको लोअर लेवल को कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कोई मतलब काम देना है या कोई टास्क देना है, तो वो क्या करेगा? टॉप लेवल सीधे थोड़ी ना, इसके टॉप लेवल पहले मैनेजर को बताएगा, देन मैनेजर का आगे जो है लोअर लेवल को बताएगा। सो देख ये होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। सो इफ जो लोअर लेवल ने कोई काम उसको बताना है टॉप लेवल को, तो वो क्या करेगा? पहले वो मैनेजर को बताएगा, देन द मैनेजर जो है वो टॉप लेवल से बात करेगा। सो इसे कहते हैं स्केलर चेन की एक लाइन ऑफ अथॉरिटी से जो कम्युनिकेशन है वो में होगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? दिस प्रिंसिपल इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज विच मे बी फिजिकल, ह्यूमन। ऑर्डर मीन्स क्या होता है? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, एंड वी कैन से दैट राइट पर्सन इन अ राइट प्लेस। जब हम हमारे पास एक पर्सन है, वो उसके पास अकाउंटिंग स्किल्स बहुत है। ओके, वो अकाउंटिंग में स्पेशलाइज है, वी कैन से दैट। ठीक है, सेकंड पर्सन जो बी पर्सन है वो अदर काम में स्पेशलाइज है, उसे अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है। सो हम क्या करेंगे?
उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही उसको जॉब देंगे ना, राइट। अकाउंटिंग की लोड है, अकाउंटिंग वाले पर्सन को अकाउंट की जॉब देंगे और अदर पर्सन को उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब देंगे। सो ये कहता है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे ही अपने जो है जॉब है वो देनी है, सो दैट they can achieve the overall objective and increase the performance of the organization। अगर हम जो अकाउंटिंग वाला पर्सन है, अकाउंटिंग स्किल्स वाला पर्सन है, उसको अदर जॉब देंगे तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो राइट पर्सन शुड बी इन राइट प्लेस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटी। इक्विटी मीन्स क्या है? Equity means a combination of fairness, kindness and justice. Manager should be both fair and friendly to subordinate. Equity ये सिंपल सी बात है कि equal. Equity means equal. कि all employers जो काम कर रहे हैं, जो सुपीरियर है उसको सभी जो सबॉर्डिनेट हैं उसको सबके साथ फेयर वे से जो वे से बात करनी है, जब फेयर वे से रहना है, ठीक है। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा इन ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट दे उनको लगे कि हमारी भी कोई इज्जत है, हमें भी कोई मतलब अच्छा माना जाता है, जहाँ हमें भी सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, सो दे कैन डू द मोर एंड मोर परफॉर्मेंस एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ भी कह सकते हैं हम इसे। हायर लेबर टर्नओवर इंडिकेट द बैड मैनेजमेंट एंड द बैड रिजल्ट एंड इट्स शुड बी मिनिमाइज्ड। जी सिंपली ये कहता है कि जो मैनेजर है शुड स्ट्राइव टू मिनिमाइज जो एम्प्लॉय टर्नओवर है उसको हमें मिनिमाइज करना चाहिए, सिंपली ये कहता है। अब एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? एम्प्लॉय टर्नओवर मीन्स कि जब एम्प्लॉयज़ जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते हैं, जब ज़्यादा एम्प्लॉय छोड़कर जाते हैं तो उसको एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं। ओके, सो कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय टर्नओवर है उसको कम होना चाहिए, बिकॉज जब पर्सन काम करते हैं उसको उसकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है, उसको स्पेशलाइज स्किल्स इंक्रीज़ होती हैं। इफ़ जो उनमें स्किल्स इंक्रीज़ होगी और वो काम छोड़ कर चले गए, तब हम नेक्स्ट पर्सन को जहाँ आगे पर्सन को हायर करेंगे तो उसको सीखने में टाइम लगेगा, सो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो जो स्किल्स पर्सन है वो उसके ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगा। सो इसे कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना चाहिए, जिसको जो काम दिया गया है उसको उसी में ही रहने देना चाहिए, उसकी जहाँ शिफ्ट नहीं चाहिए, उसकी मतलब मान लो अकाउंट वाला पर्सन है, जहाँ अदर कोई जॉब है उसको उसके साथ ट्रांसफ़र नहीं कर, सेल्स मैनेजर को परचेज के साथ नहीं ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, मतलब ऐसे 1 महीना उसने वहाँ काम किया 1 महीना वहाँ उसको जो जॉब दे दो, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको एक स्टेबल रहना चाहिए, सो दैट दे कैन इम्प्रूव स्किल्स एंड हाई परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या मतलब है? द पावर ऑफ थिंकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इज कॉल्ड इनिशिएटिव। इट इज़ a capacity to decide what needs to be done. Therefore, subordinates should be encouraged at time they will have forward with new ideas and effective plan. ये कहता है कि हमें जो है अपने सबॉर्डिनेट को इनिशिएटिव करना चाहिए, सो दैट दे कैन इनिशिएटिव जो वो मोटिवेट करना चाहिए, सो दे कैन इनिशिएटिव टू टेक न्यू आइडियाज़ और न्यू अफेक्टिव प्लान। सिंपली इसका ये मतलब है कि हमें अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहिए, प्रॉपर सब इक्वल जो सब प्रिंसिपल है उसके साथ वो यूज़ करके उनको प्रॉपर सेटिस्फाई करना चाहिए, सो दैट कि वो अपने आप ही कहें कि हम ये काम करेंगे, वो इनिशिएटिव लें कि हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, हम उस पर काम करेंगे, वो न्यू आइडियाज़ लेके आए ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट दे इनिशिएटिव ले, सो इससे उसका जो मोरल है वो भी हाई होता है। एंड द लास्ट वन प्रिंसिपल इज स्पिरिट दे कॉर्प्स। इसका मतलब है एकता में बल। ओके, दिस इज द फ्रेंच वर्ड विच मीन्स हार्मोनी एंड यूनियन अमंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो एम्प्लॉयर शुड वर्क एज अ टीम, देयर शुड बी सम यस। सो ये पॉइंट हमें कहता है कि
जब हम एक टीम में काम करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम ज़्यादा इफेक्टिव वे से परफॉर्म कर पाते हैं। एज वेल एज जब हम अकेले करते हैं तो हम इतना इफेक्टिवली नहीं करते। ओके, सो ये कहता है कि हमें टीम स्पिरिट को इंक्रीज करना चाहिए, एंड स्ट्रेंथ एंड यूनिटी जो है उसके साथ इंक्रीज होगी। सो इसके साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, वो हम अचीव कर सकेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।